नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज का विषय है सरकार जो सॉल्यूशन लेके आई है छात्रों के डिप्रेशन का। और इसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं, मगर समस्या दरअसल ये बहुत बड़ी है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ये शुरू होती है और जाती कहाँ तक है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सरकार क्या सॉल्यूशन लेके आई है, पहले थोड़ा उसको देखते हैं और फिर हम चर्चा शुरू करेंगे और लार्जर पर्सपेक्टिव में करेंगे छात्रों के मेंटल हेल्थ को लेकर। शिक्षा मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है शिक्षण संस्थानों के लिए, बेसिकली आप कह सकते हैं स्कूलों के लिए। तो एक जो उसकी ब्रॉडर तस्वीर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मोटी बात यह है कि प्रिंसिपल के नेतृत्व में एक वेलनेस टीम बनेगी, मतलब प्रिंसिपल को अकाउंटेबल बनाने की सरकार ने एक तरीके से कोशिश की है। ये टीम छात्रों के मेंटल हेल्थ की मॉनिटरिंग करेगी और उन्हें ज़रूरत महसूस होगी तो उनको काउंसलिंग भी वो देगी। साथ ही टीचर्स और पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने इसको उम्मीद का नाम दिया है, तो एक अच्छा नाम है उम्मीद, लेकिन इसका पूरा एब्रिविएशन है वो क्या है वो भी आप देख लीजिए। यू फॉर अंडरस्टैंड, बात समझना, एम से मोटिवेट, प्रेरित करना, एम मैनेज करना, यानी कि जो भी सिचुएशन है उसको मैनेज करना, साथ में मिलके उसमें सहभागिता, ये सारा कुछ करना है। एम्पथाइज करते हुए, मतलब सहानुभूति रखते हुए सामने वाले से, एम्पावर करना, उसको सशक्त बनाना, डेवलप करना, विकसित करना। तो ये तमाम कुछ ऐसे कैचवर्ड्स हैं। सरकार ने अपने तरीके से इसको जो है समझाने की कोशिश की है लोगों को कि स्कूलों को इसमें बड़ी भूमिका निभानी है और इसके लिए ही ये गाइडलाइंस आई है। मगर ये गाइडलाइंस क्यों आई है? इसलिए आई है क्योंकि आपने भी सुना होगा हाल के दिनों में खास करके कोटा को लेकर बहुत ज़्यादा शोर मचा है और इस साल कोटा में जो सुसाइड के केसेस हुए हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के बीच, मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग ले रहे छात्रों के बीच, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। अभी साल के 3-4 महीने बाकी हैं और अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है कोटा का वो टूट चुका है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। हो सकता है कि यहाँ से ट्रिगर लिया हो सरकार ने, लेकिन सच्चाई ये है कि मेंटल हेल्थ को लेकर हमारी अवेयरनेस कम है और सरकार के लेवल पर इसको लेकर थोड़ी बहुत सुगबुगाहट कोविड पीरियड से ही शुरू हो गई थी। तो आज हमारी चर्चा में जो हमारे साथ मेहमान हैं, पहले उनसे आपका परिचय करा दें, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल इंदिरा तोमर, साइकोलॉजिस्ट प्रगति सुरेखा और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट विवेक शेट्टी हमारे साथ हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विवेक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई है शिक्षण संस्थानों के लिए, प्रिंसिपल को हेड बनाते हुए एक जिम्मेदारी देने की कोशिश की है। बहुत साफ नहीं है, लेकिन एक ऐसा लगता है कि सरकार ने इशारा किया है कि भाई प्रिंसिपल जो है वो जिम्मेदारी ले अपने स्कूल में और इस बारे में कुछ सोचें, कुछ ठोस करे भी। कैसा लगता है आपको ये प्रयास? जी मनोज जी, सबसे पहले नमस्ते आपके सारे दर्शकों को भी। उम्मीद नाम सुनकर उम्मीद जरूर बढ़ती है, लेकिन मुझे जरूर ये भी ऐड करना पड़ेगा इसमें कि अप्रोच में बहुत कुछ बाकी है इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, इसको और प्रभावशाली बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में माइंड क्या है ये भी नहीं सिखाया जाता है। हमको आईफोन मालूम है, लेकिन आई क्या है ये हमको मालूम नहीं है। और ये छात्र ही नहीं, ट्रेनर्स की भी यही पोजीशन है ना। तो सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो सुसाइड करने की टेंडेंसी हो, ये सारे प्रॉब्लम्स माइंड से जुड़े हैं। माइंड की कोई ट्रेनिंग, कोई करिकुलम और सिलेबस में नहीं है। मैं एक राइटर भी हूं, मैंने अपने कॉलम्स में अक्सर ये लिखा है, माइंड, योगा और मेडिटेशन ये प्राइमरी स्कूल से स्टूडेंट के ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। तब जाके वो जब टीनेजर्स बनते हैं या और जाके जीवन में आगे बढ़ते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगे। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत शब्द का प्रयोग बहुत डायनेमिक तरीके से किया, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। भारत शब्द के साथ एंशिएंट इंडिया और भारत का जो विजडम था वो भी हमारे करिकुलम और सिलेबस में वापस आना जरूरी है। यह पहली बात है। माइंड, मेडिटेशन एंड योगा ट्रेनिंग और ट्रेनिंग में होना चाहिए, करिकुलम और सिलेबस में होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जानकर यह ताज्जुब होगा मनोज जी, भूटान जैसे देश में
जिसको हम एक डेवलपिंग नेशन कह सकते हैं एट द बेस्ट, उसमें एक इंडेक्स होता है, जैसे हमारे देश में जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, भूटान में जीएचआई है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। पूरी देश में हैप्पीनेस का इंडेक्स क्या है? ये जीएचआई जो है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, हमारे हर एक संस्था में, हर एक स्कूल में इसका एक अहम हिस्सा जीएचआई होना चाहिए। जीएचआई के लिए स्पेशल एक क्वेश्चनेयर तैयार किया जाना चाहिए, उस क्वेश्चनेयर से माध्यम से फीडबैक लेना चाहिए, फीडबैक की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और उसके बाद उस पर एक्शन भी होना चाहिए जी। ये विवेक शेट्टी नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशंस ये कह रही है कि अगले 10 से 20 साल में मेंटल हेल्थ पैंडेमिक जो है वो कोविड से भी बड़ा पैंडेमिक बनकर उभर कर आएगा जी। तो और लोग इसको महसूस करने लगे हैं। विवेक जी, जो आप कॉन्टेक्स्ट जो आपने बनाया है इस पूरे विषय का, वो बिल्कुल सही है, और एग्जाम्पल भूटान का दिया है, तो वहीं से बात स्पष्ट भी हो जाती है कि ये जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस से ही निकल रही है। बहरहाल स्कूलों की बात है, आज हम थोड़ा वहाँ पे फोकस करेंगे क्योंकि ये विषय बहुत वाइड है। इंदिरा जी, ये बताइए कि ये जो पहल है, ये पहले तो आपको कैसी लग रही है, और दूसरी बात कि करेंगे क्या? मतलब एक आप वेलनेस कमेटी बना लेंगे, फिर करेंगे क्या? कुछ आपको समझ में आ रहा है कि बात आगे कहाँ बढ़ेगी, इससे क्या फायदा होगा? एक अच्छी शुरुआत है तो कैसे है? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ही, मैं कहूंगी, एक उम्मीद की किरण की तरह है हम सबके लिए। कहीं ना कहीं एक शुरुआत है टू चेंज अ माइंडसेट ऑफ द पीपल, माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो कहीं ना कहीं सभी उसमें इन्वॉल्व होंगे तो एक चेंज नजर आएगा कि जो प्रेशर बच्चों के ऊपर हम देखते हैं आज, कि एक बच्चों को कहीं ना कहीं ये दिखता है कि अगर मेरी एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं, अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं कोई चीज जो जैसे करियर डिसीजंस है या चॉइसेस में उस पे बिल्कुल नहीं खरा उतरा, तो फिर मेरी एक्सेप्टेंस है कि नहीं। सो टू डेफिनेटली फॉर द सेल्फ ट्रस्ट, फॉर द सेल्फ एस्टीम, अ चेंज ऑफ माइंडसेट इज रिक्वायर्ड। तो कहीं ना कहीं जरूर बहुत अच्छा स्टेप है, एंड सब इन्वॉल्व होंगे तो हमें कहीं ना कहीं दिखेगा कि स्कूल में भी डिफरेंट स्टेप्स लाइक ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, having open and compassionate conversations, कहीं ना कहीं all our children want to be heard, तो वो एक चेंज आएगा। हमारे बच्चों को ये नहीं लगेगा कि काउंसलर से बात करनी है तो एक कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा है। सो आई फील दैट बहुत ही एक अच्छी पहल है, एंड कहीं ना कहीं हम सब में जब इन्वॉल्वमेंट दिखेगा तो डेफिनेटली विल डू बेटर फॉर आवर चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब इसमें हमारे साथ प्रगति भी आ गई हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको जोड़ते हैं। प्रगति, स्कूल्स को कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल के लीडरशिप में एक इनिशिएटिव लें, एक कमेटी आप स्कूल में बनाएं, और वो कमेटी क्या करेगी? मॉनिटर करेगी कि स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ की सिचुएशन क्या है, नंबर एक, और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको कैसे उसके साथ फिर उसको मैनेज करने में उसको हेल्प करनी है, काउंसिल करना है, वो देखेगी, और टीचर्स को और पेरेंट्स को इनको सेंसिटाइज करेगी इस पूरे टॉपिक को लेकर। ऐसा लग रहा है, जो हमें आइडिया समझ में आ रहा है। आपसे हम ये समझना चाहते हैं, देखिए थोड़ी बहुत साइकोलॉजी जो हमने पढ़ी या समझी है उसके हिसाब से ये जो 16-18 साल की उम्र होती है वहाँ तक व्यक्ति का निर्माण होता है। वल्नरेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे होती है। स्कूल उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन जो घर का माहौल है, पूरा जो पारिवारिक माहौल है, उसका शायद सबसे बड़ा रोल है। किस तरीके से इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो, मतलब घर और स्कूल का, कि हम हेल्प कर पाए मैक्सिमम। आपके क्या आइडियाज हैं इस पे? आई थिंक ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा है, एंड स्कूल्स को भी एक सहायता मिलेगी, क्योंकि जैसा आपने राइटली कहा है कि कई बार घर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता है अपने आप को कैसे मैनेज करें। तो जब ये स्कूल में आते हैं तो इन्हें कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से हर सिंक पे एक टूथब्रश होता है और हम लोग याद करके ब्रश करते हैं बाहर निकलने के
कहीं भी जाने के पहले, वैसे ही मेंटल हेल्थ पे किताबें होने चाहिए। छोटी छोटी कहानी की किताबें अगर होंगी जो लाइब्रेरीज में रहें और स्कूल्स अगर सेशंस करें, तो बच्चों को अवेयरनेस आएगी कि भाई अगर हम कोई चीज से स्ट्रेस्ड आउट है तो हम सिंपल इमोशनल एबिलिटी की टिप्स यूज करें, जैसे जर्नलिंग है, डीप ब्रीदिंग है। हम लोग उसके बारे में सेफली, जो स्कूल में काउंसलर्स रहते हैं उनसे बात करें। अपने दोस्तों से बात करना या डिस्कस करना या इंस्टाग्राम में चेक करना सोल्यूशन नहीं है, बट जिस तरह से ब्रश करने की एक जगह होती है और एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है, वैसे ही मेंटल हेल्थ का प्रोटोकॉल अगर फॉलो करेंगे तो घर की जो टेंशन है या कुछ बातें जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, वो उसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेसर्स, कि अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो उस समय हम अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जब बच्चों की वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेसर्स को मद्देनजर रखी जाएगी तो क्या है, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी मैनेज कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से घर और स्कूल के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए टेक्निक्स जैसे जर्नलिंग है या फिर एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन में बहुत उससे फर्क आएगी बच्चों की मेंटल स्टेट में। देखिए प्रगति जो बात कह रही है वो मैं जो समझ पाया कि एक तरफ घर है, एक तरफ स्कूल है, स्ट्रेसेस आपके घर में भी है, स्कूल में भी हैं। ये कह रही हैं कि आप एक कोना क्रिएट करो जहां इन स्ट्रेसेस से डील करने की टेक्निक हो, टूल्स हो, और वहां हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाएं। बच्चा क्या करता है, घर के स्ट्रेसेस से जो उस पर असर होता है उसको लाके स्कूल में वो मतलब एक्सप्रेस करता है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्कूल से अगर स्ट्रेसेस लेता है उसको घर में एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने तरीके से निकालना चाहता है। इंदिरा जी ये बताइए कि ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसको लेकर पेरेंट्स का एटीट्यूड आप लोगों को क्या समझ में आता है, और प्रॉब्लम एरियाज क्या समझ में आते हैं जहां आप चाहेंगे कि लोग इसके बारे में जाने, आपके विचार लोग जानेंगे तो ज्यादा बात समझ में आएगी। आपको क्या वो पॉइंट्स लगते हैं जो आप पेरेंट्स को हाईलाइट करना चाहती हैं? कहीं ना कहीं आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी मॉडर्न लाइफ्स में न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे आइसोलेशन में रह गए हैं, गैजेट्स में हैं, सोशल मीडिया में ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि पेरेंट्स अपने लाइफ्स में बिजी हैं, बच्चे अपनी लाइफ्स में बिजी हैं। पर एक आधा टाइम जब बच्चों को जरूरत महसूस होती है, पहले के टाइम में क्या होता था, दादा दादी, नाना नानी, भरा पूरा परिवार होता था, तो कहीं ना कहीं लोग रहते थे, तो किसी ना किसी से बातचीत होके दे वुड टेक सम काइंड ऑफ काउंसलिंग, कहीं राहत दिखती थी। अभी कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने में बिजी हैं, एक आधा बच्चे अकेले पढ़ने लगे हैं, तो उन्हें भी घबराहट होती है कि अगर किससे हम बात करें। तो डेफिनेटली पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। स्कूल के साथ तभी कोलैबोरेशन के साथ हम सब काम कर सकते हैं। और बच्चों में हमें सबसे पहले एज अ पेरेंट हमें बच्चों में सबसे पहले ये आत्मविश्वास देना पड़ेगा कि अव्वल आना ही जरूरी नहीं है, अव्वल रह के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। So it's not only about the academic performance, it's only about how to deal with a crisis or a situation. So हमें अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये सिखाना है कि how to navigate the life's challenges, वो बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। जी, तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप ध्यान में रखें जो बच्चे होते हैं वो आपका कल होते हैं, तो इस सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। विवेक जी ये बताइए स्कूल्स का क्या रोल आप देखते हैं? देखिए स्कूल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने दे रखी है वो दे रखी है पढ़ाने की, ऊपर से हमने स्कूल को प्रेशर ये दे रखा है कि हमारा बेटा जो है या बच्चा जो है वो जब स्कूल से निकले, एकेडमी से निकले, स्कूल कॉलेज से, तो उसको एक शानदार करियर उसका वेट कर रहा हो। उसकी अपनी कीमतें हैं और उसके अपने तरीके हैं। इन सब के बीच मेंटल हेल्थ को लेकर, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर स्कूल पर हम क्या जिम्मेदारी डाल सकते हैं और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी मनोज जी, सबसे पहले हमारे पूरे सिस्टम में, अंग्रेजी में जैसा हम कहते हैं, देयर शुड बी अ रेडिकल चेंज इन द सिस्टम। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मनोज जी, अगर आपने नोट किया होगा, ज्यादातर बच्चे
स्कूल चल के जाते हैं और जब स्कूल छूट जाता है घर दौड़ के जाते हैं, है ना? तो ये एटीट्यूड बदलना चाहिए और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ जॉय। लर्निंग शुड बी अ जॉयफुल प्रोसेस, है ना? तो एक कल्चर ऑफ जॉय क्रिएट करना बहुत जरूरी है स्कूल में। नंबर 2, पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का बहुत बड़ा इसमें रोल है, ट्रेनर्स का। एनवायरमेंट जो है, माहौल जो है, अगेन अंग्रेजी में मैं एक वाक्य का प्रयोग करता हूं हम मेरे सेशंस में, ट्रेनिंग सेशंस में, डोंट बी द लैंडलॉर्ड, बी द गार्डनर। आप जमींदार बन के मत काम कीजिए, आप माली बन के काम कीजिए। एक ऐसा उसको जो जितना जरूरी पानी है, जितना जरूरी हवा है, जितना जरूरी सॉइल है, उस हिसाब से एक माहौल बनाइए फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। तीसरी पॉइंट, पूरे ट्रेनिंग सिस्टम में आपको स्किल सेट्स पे पूरा जोर दिया जाता है, वो जरूरी है। कंटेंट पे जोर दिया जाता है, वो जरूरी है। लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट को भूल जाते हैं, माहौल को। आपको ताजुब होगा जानकर मनोज जी, स्कूल में ही नहीं, मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग के लिए जाता हूं, वहां 90-95% वर्कफोर्स, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में सैटरडे संडे का इंतजार करती है। जब सैटरडे आए, संडे आए, हम वीकेंड पे कहीं निकल जाए, ये करे वो करे। मंडे इज मिजरेबल। और यही कल्चर स्कूल्स में भी है। व्हेन दे गो फॉर, जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको छुट्टी का इंतजार रहता है। तो ये पूरा जो माहौल है, ये चेंज होना चाहिए। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, पर कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट। आप किस तरह पढ़ रहे हैं, खुशी से पढ़ रहे हैं, या आपका चेहरा उतरा हुआ है, जी, या आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा एक सदमा है, यू नो। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट को जानना जरूरी है। जी बिल्कुल। और एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। जो हमारे मेहमान कह रहे हैं उसका लबोलुआब यही है, या मेंटल हेल्थ को लेकर आप चाहे जितनी भी पढ़ाई करें, या फिर जो हमारे गेस्ट कह रहे थे कि भारतीय संस्कृति में पीछे जाकर आप समझना चाहें कि कैसे मेंटल हेल्थ को लोग बैलेंस करते रहे हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हुए हैं उसने हमें एक ऐसे चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया जिसमें मेंटल हेल्थ जैसी तमाम चीज़ें हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। तो हम कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं, खास करके बच्चों के संदर्भ में, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स की राय जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं बच्चों के मेंटल हेल्थ की, और वजह यह है कि सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने, केंद्र के शिक्षा मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है शिक्षण संस्थानों के लिए, स्कूलों के लिए, कि प्रिंसिपल के लीडरशिप में एक कमेटी बने जो मेंटल हेल्थ की मॉनिटरिंग करे और जो जरूरी लगे वो कदम भी उठाए। इस पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं। प्रगति, ये बताइए, देखिए आपने पहले कहा कि भाई इसकी एक जगह तय करो, एक तरीका तय करो, और शुरू में ही विवेक जी ने कहा था कि क्यों ना हम प्राइमरी स्कूल से ही मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग शुरू करें, अवेयरनेस वहीं से बनेगी। सवाल यह है कि हेल्थ तो हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। फिजिकल हेल्थ को लेकर हम खासे चौकन्ने हैं, खास करके तब जबकि कोई बीमारी हमें हो जाए। मेंटल हेल्थ के साथ प्रॉब्लम यह है कि बीमारी होने के बावजूद भी हम उसे बीमारी नहीं मानते, और उसके पहले, बीमारी होने के पहले जो तकलीफें होती हैं हमारे मेंटल हेल्थ में, उसको तो हम बिल्कुल कुछ समझते नहीं कि वो कोई तकलीफ है। सवाल ये है कि स्कूल के लेवल पे सेंसिटाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, और जो आपने कहा कि एक जगह आप बनाओ जहाँ पे, या एक टूल्स तैयार करो। सवाल यह है कि मैं समझूंगा ही नहीं कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है, कब है, तो मैं वहां तक जाऊंगा कैसे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, हम लोग वेट नहीं करते हैं कि दांत में कैविटीज हो जाए। हमें मालूम रहता है कि अगर हम ब्रश करेंगे तो हमारी ब्रेथ साफ रहेगी, हमारी डेंटल हाइजीन ठीक रहेगी, आसपास वाले हमारे साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं कंफर्टेबली। उसी तरह से मेंटल हेल्थ के लिए, जब मेंटल हेल्थ सेल्स, जो ये उम्मीद इनिशिएटिव है, ये बड़ा अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। बिकॉज सबसे पहले उम्मीद जो हम लोग कहते हैं, पहले अवेयरनेस बढ़ेगी तो बच्चे मोटिवेटेड होंगे ये समझने के लिए। जैसे प्राइमरी स्कूल में अगर हम लोग देखें, या अगर हम लोग उसके पहले भी बात करें, प्री प्राइमरी में ए फॉर एप्पल जब हम लोग पहुंचाते हैं तो बच्चों को हम लोग कैसे मोटिवेट करते हैं? बहुत सिंपल टूल से, कलरिंग है, आर्ट है, तो उनका मन करता है एक्सप्लोर करने का। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी
आजकल बच्चे डरे हुए हैं मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी सोच करके ही, कि उनको एंजाइटी के बारे में एंशियसनेस होती है। तो उसका सिंपल तरीका यही है कि हमें उसके बारे में कॉन्वर्सेशंस, जैसे हम और आप आज बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, बच्चों को भी एक वैसा एनवायरनमेंट देना होगा जहां वो बात कर सकें। और इनफैक्ट आजकल कई पब्लिशर्स इस तरह की किताबें भी लेकर के आ रहे हैं। मैंने रिसेंटली एक लीडिंग इंटरनेशनल पब्लिशर के साथ साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, जहां जैसे ए फॉर एप्पल है, वैसे ए फॉर एंगर, ए फॉर अप्रिसिएशन। तो बच्चे 3 से 5 साल की एज में इमोशंस के बारे में बात करना सीखेंगे। तो अगर बच्चे अपने इमोशंस को कह सकें कि अगर गुस्सा होना, दुखी होना, कि एब्सोल्युटली इरिटेटेड होना, कि एकदम रेज में है, जो 4 हम लोग बोलते हैं ना, जो हम लोग अपने नृत्य कला में भी बोलते हैं, भाव, कि क्या लेवल ऑफ भाव है, क्या इंटेंसिटी है, अगर हम लोग नाप सकें, तो हम लोग उसकी तापमान जो बोलते हैं इमोशन का, उसको ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर सकते हैं। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों को अपने मेंटल हेल्थ केयर के बारे में आकर्षित करने के लिए कि उनके साथ कोई फन एक्टिविटीज हो, जैसे एक्सप्रेशन होता है, डांस है, राइटिंग है, आर्ट है, बुक्स है, उसके थ्रू तो बच्चों को उनके ही तरीके से चीजें समझानी होंगी। और अभी आपने साइकोलॉजिस्ट प्रगति के चेहरे पर जो उत्साह देखा है, वो एक प्रमाण है कि अगर मिलकर कोशिश करते हैं तो ये काम किया जा सकता है। जिस तरीके से इंदिरा जी ने इसका स्वागत किया, स्वीकार किया, मानना चाहिए कि स्कूलों को भी ये महसूस हो रहा है कि ये एक बहुत जरूरी चीज है। लेकिन ये उम्मीद आगे बढ़े पूरे उत्साह से, इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा कि ये गेम जो है ये किक स्टार्ट हो, सिर्फ कंप्लायंस के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा पूरा भविष्य इस पर निर्भर करता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।